हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेड ट्यूब में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना है कि क्रोनिक रीनल फेल्योर क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है और इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज क्या होता है। ये तीनों एक ही डिजीज का नाम है। इसके बारे में आपने जाना, इसके डेफिनेशन के बारे में जाना, ये किस कारण से होता है उसके बारे में जाना और इसका साइन सिम्टम्स क्या दिखेंगे उसके बारे में भी आपने जाना और इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या करेंगे आपने उसके बारे में भी जाना है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर। अगर क्रोनिक रीनल फेल्योर पेशेंट को है तो उसका मैनेजमेंट क्या क्या होगा। जैसा कि उसके साइन सिम्टम्स जो थे वो थे कि एडिमा थे, हाइपरटेंशन थे, फ्लूइड ओवरलोड था, एनीमिया था, हाइपरकैलेमिया था, हाइपोनेट्रीमिया था, हाइपोकैल्सीमिया था, हाइपरफॉस्फेटेमिया था और ये तरह तरह के साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। तो उसका मैनेजमेंट क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ CRF का मतलब होता है क्रोनिक रीनल फेल्योर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में बहुत बार ये सुन चुके हैं। तो इसके मैनेजमेंट क्या होंगे। तो सबसे फर्स्ट जो मैनेजमेंट है वो है फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड को मैनेज करेंगे क्योंकि एडिमा रहता है, हाइपरवोलेमिया रहता है, हाइपरटेंशन रहता है जो कि सबसे ज़्यादा फ्लूइड की वजह से ही होता है। तो उसको क्या करना है कि प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, प्रिवेंट करना है फ्लूइड ओवरलोड को। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना है। उसके बाद प्रिवेंट एडिमा, जो उसका सोइल कर गया है, बॉडी बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, एडिमा है, उसको प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद है रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक किस तरह से करेंगे कि जो आउटपुट होगा, जो पेशेंट का आउटपुट होगा, जो वो लेटरिंग करेगा, पेशाब करेगा, वो आउटपुट और प्लस 6 ml उसमें क्या करना है कि जोड़ देना है। इसके एक्स्ट्रा उसको बस 6 ml एक्स्ट्रा देना है, आउटपुट प्लस 600 ml। ये जो 600 ml है ये है इनसेंसिबल लॉस, ये है इनसेंसिबल लॉस। इनसेंसिबल लॉस वो होता है कि जैसे स्वेटिंग होता है या फिर हम लोग एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं, जो सांस लेते हैं उसके दौरान जो पानी का जो लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, वो होता है इनसेंसिबल लॉस। उसके बाद है एनीमिया को ट्रीट करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना है कि क्रोनिक रीनल फेल्योर वाले पेशेंट को एनीमिया यानी उसके शरीर में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, सीवियर एनीमिया हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब क्रोनिक रीनल फेल्योर हो जाता है, जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो किडनी इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन करना बंद कर देती है। और इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन का काम होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन करना, आरबीसी को बनाना, इरेथ्रोपोइसिस करना, जिससे क्या होता है कि शरीर में ब्लड रहता है। तो वो क्या होता है कि हार्मोन का सिक्रेशन ही बंद हो जाता है। तो उसमें जिसके कारण क्या होता है कि एनीमिया देखने को मिलता है। ये अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है कि एनीमिया हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है इंजेक्शन इरेथ्रोपोइटिन 75 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियस वीकली पड़ता है। तो एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो इरेथ्रोपोइटिन की इंजेक्शन होती है, प्रीफिल जो सिरिंज आती है इरेथ्रोपोइटिन की, उसको क्या करता है सबक्यूटेनियस वीकली दिया जाता है। और इसका इफेक्ट हुआ या नहीं इसको जानने के लिए क्या करना है, एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, वो होता है हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आरबीसी अच्छा रहेगा। तो इरेथ्रोपोइटिन का जो इंजेक्शन पड़ रहा है वीकली, उसका सही से इफेक्ट हुआ या नहीं, उसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, वो है हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट कराने से क्या होता है कि परसेंटेज लेवल पता चलता है कि जितना अच्छा हेमेटोक्रिट का परसेंटेज रहेगा उतना अच्छा आरबीसी रहेगा। उसके बाद जानेंगे कि तीसरा जो है वो है टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। यानी जो क्रोनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट जो रहते हैं उसमें क्या होता है कि पोटाशियम उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है इंसुलिन प्लस 25% डेक्स्ट्रोज। ये हाइपरकैलेमिया को किस तरह से ट्रीट करता है। तो चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन प्लस क्या है 25% डेक्स्ट्रोज। ये क्या करता है कि इंसुलिन जो है ब्लड में पाए जाने वाले पोटाशियम को क्या करता है, ब्लड में पाए जाने वाले पोटाशियम को क्या करता है, सेल में डाल देता है। और ये इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में पाए जाने वाले
ग्लूकोज को भी क्या करता है कि सेल में डाल देता है, ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज को भी सेल में डाल देता है। इंसुलिन क्या करता है कि पोटाशियम जो रहता है ब्लड में उसको क्या करता है, सेल में डाल देता है। मानिए हाइपरकैलेमिया ट्रीट करना है, ये तो अच्छी बात है कि उसने सेल में डाल दिया, तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड चल रहे हैं उसका जो पोटाशियम लेवल है वो तो नॉर्मल हो गया, बट जो क्या कहते हैं कि ग्लूकोज भी है ब्लड वेसल्स में, उसके कारण क्या होगा कि उसको भी क्या करता है वो सेल में डाल देता है। इस कारण से क्या हुआ कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। उसको ट्रीट करने के लिए क्या होता है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई तो उसको ट्रीट क्या करता है, ये 25% डेक्स्ट्रोज क्या करता है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हाइपरकैलेमिया को कम किया जाता है। उसके बाद है दूसरा जो है वो है निबुलाइज विद साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकोडायलेटर यानी शावा कैटेगरी का ये मेडिसिन है। शावा जो होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कैटेगरी का ये मेडिसिन है। ये भी क्या करता है कि हाइपरकैलेमिया को कम करने में मदद करता है। उसके बाद है के बाइंड पोटाशियम बाइंडर। ये कैक्जालेट आता है जो कि क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो भी रहता है पोटाशियम इसको क्या करता है, बाइंड करके शरीर से बाहर एक्सक्रीट कराने में मदद करता है। उसके बाद अगर इस जो क्रोनिक रीनल फेल्योर वाले पेशेंट रहते हैं उसमें क्या होता है कि पोटाशियम इतना ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है कि कार्डियक टॉक्सिसिटी बढ़ने लगता है, जिसके कारण कार्डियक रिदम गड़बड़ाने लगता है। तो उसको कम करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है जो कि क्या करता है, प्रिवेंट कार्डियक टॉक्सिसिटी ऑफ द हाइपरकैलेमिया। क्या करता है, कार्डियक टॉक्सिसिटी जो कराता है हाइपरकैलेमिया उसको प्रिवेंट करता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इस तरह से जो होता है कि आप टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया नहीं, हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें है फर्स्ट है इंसुलिन प्लस 25% डेक्स्ट्रोज। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में पाए जाने वाले पोटाशियम को सेल में डाल देता है और इसके साथ साथ ही ब्लड ग्लूकोज को भी ये सेल में डाल देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, 25% डेक्स्ट्रोज देते हैं। उसके बाद निबुलाइज विद साल्ब्यूटामोल, ये भी क्या करता है कि पोटाशियम को कम करने में मदद करता है। उसके बाद के बाइंड पोटाशियम बाइंडर जो होता है, ये कैक्जालेट जो आता है ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन में जो भी पोटाशियम रहते हैं उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर एक्सक्रीट कराने में मदद करता है। उसके बाद है कैल्शियम ग्लूकोनेट। जब क्रोनिक रीनल फेल्योर की पेशेंट रहती है तो उसमें क्या होता है कि जो बढ़े हुए पोटाशियम की वजह से कार्डियक रिदम गड़बड़ाने लगता है, कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देते हैं। तो फोर्थ जो है वो है कि क्या करेंगे कि हाइपर फॉस्फेटीमिया को ट्रीट करें, क्योंकि क्या होता है कि क्रोनिक रीनल फेल्योर की वजह से क्या होता है कि बॉडी से जो फॉस्फेट होता है एक्सक्रीट नहीं हो पाता है रीनल फेल्योर की वजह से। तो उसके लिए क्या करना है, उसको भी एक्सक्रीट कराना है। तो उसके लिए क्या होगा कि जो मेडिसिन वो होता है ALOH3 जिसका होता है कि नाम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि हाइपरफॉस्फेटेमिया को किस तरह से कम करने में मदद करेगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक फॉस्फेट बाइंडर है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक फॉस्फेट बाइंडर है जो कि क्या करता है कि डायरिया के थ्रू क्या करता है कि फॉस्फेट को बॉडी से एक्सक्रीट कराने में मदद करता है। इस डायरिया के थ्रू क्या करता है कि फॉस्फेट को शरीर से बाहर एक्सक्रीट कराने में मदद करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक फॉस्फेट बाइंडर है जो कि क्या करता है, डायरिया के थ्रू क्या करता है कि वो फॉस्फेट को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे क्या होता है शरीर में हाइपरफॉस्फेटेमिया की मतलब जो हाइपरफॉस्फेटेमिया मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। फॉस्फेट लेवल जो होता है शरीर में घटना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में घटना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड वेसल्स में फॉस्फेट का लेवल घटना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो है एसिडोसिस। एसिडोसिस जो होता है कि एसिडोसिस में क्या होता है कि क्रोनिक रीनल फेल्योर की वजह से होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस में बेसिकली क्या होता है कि H+ आयन जो होता है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ते चला जाता है। तो उसमें एक ट्रीटमेंट आता है, जो उसका ट्रीटमेंट जो रहता है वो HBC देते हैं। HBC क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। तो ये क्या होता है कि बेसिकली जब हमारे स्टमक में जाता है NaHCO3, इसको इस तरह से समझते हैं कि जब हमारे स्टमक में NaHCO3 जाता है तो ये किस तरह से फंक्शन करेगा। मानिए ये रहा हमारा NaHCO3 जो कि है HBC, और हमारा जो स्टमक है वो है एसिडिक लेवल।
H+ आयन जो है एसिडिक लेवल मतलब एसिडिक कराता है। तो ये सोडियम जो होता है सेपरेट होकर ये इंटेस्टाइन में चला आता है। सोडियम सेपरेट होकर अपने आप क्या होता है कि इंटेस्टाइन में चला आता है। और ये HCO3 और H+ आयन ये दोनों क्या होता है बाइंड होकर बनाता है H2CO3। H2CO3 क्या होता है कि फिर ये बाद में टूटता है। बाद में ये टूटता है दो चीज़ों में, एक होता है कि H2O और एक होता है CO2। H2O जो कि होता है जल, ये भी क्या होता है कि सोडियम के साथ इंटेस्टाइन में चला आता है। सोडियम के साथ क्या होता है कि इंटेस्टाइन में चला आता है। और ये CO2 जो होता है ये होता है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के थ्रू क्या होता है कि बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्या होता है कि एक्सक्रीट हो जाता है बाहर। तो हमारा एसबीसी मुख्यतः क्या कराता है, जब हमारे ये इंटेस्टाइन में जाता है NaHCO3 जो कि क्या कराता है कि H+ आयन मतलब सोडियम जो है सेपरेट होकर ये इंटेस्टाइन में चला आता है, बचता है हमारा HCO3। HCO3 क्या होता है H+ आयन से बाइंड होकर क्या बनता है H2CO3। और H2CO3 फिर ये टूट कर क्या बनता है H2O और CO2। और H2O इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन के थ्रू शरीर से बाहर हो जाता है और CO2 इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। जितना ज़्यादा H+ आयन को कम करने में ये मदद करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि एसिडोसिस कम होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा एसिडोसिस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो है कि हाइपरटेंशन को कम करना है। क्या करना है कि सिम्टम्स उस समय क्या आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन आ रहे थे। क्रोनिक रीनल फेल्यूर के केस में आपने हाइपरटेंशन को देखने को भी मिला है। तो उसमें क्या होता है कि हाइपरवोलेमिया के कारण बीपी हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड के कारण हो जाता है। तो इन सभी के कारण से क्या होता है कि बीपी हमेशा बढ़ा रहता है। तो उसके लिए क्या करना है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। क्या देंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। उसमें कौन कौन सा जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है जो कि बीपी को कम करता है वो होता है टैब निकार्डिया आता है, उसके बाद टैब आर्कामिन आता है और टैब एम्लोप्रेस आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि क्या करता है कि बीपी को कम करने में मदद करता है। उसके बाद है यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं कि क्या कि बीपी को कम करने में मदद करते हैं। वो कैसे मदद करते हैं उससे वैसे जानेंगे। तो वो है कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज यूरिन आउटपुट। क्या करता है कि जो डायूरेटिक्स रहता है उसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो कि यूरिन आउटपुट को क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है कि जो फ्लूइड का जो ओवरलोड है वो कम हो जाता है। जिससे क्या होता है ब्लड वेसल्स है उस पर प्रेशर कम पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ से बीपी कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो डैट देयर इज डिक्रीज वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम को डिक्रीज करता है एंड व्हिच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग एडिमा। और एडिमा को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। एडिमा को भी क्या करता है कि प्रिवेंट करने में मदद करता है और डायूरेटिक्स। उसके बाद है उसमें डायूरेटिक्स जो होते हैं वो स्पाइरोलेक्टोन देते हैं और फ्लुसोमाइड देते हैं। स्पाइरोलेक्टोन एक पोटासियम एस्फेरिंग डायूरेटिक्स और फ्लुसोमाइड जो है वो लूप डायूरेटिक्स है। स्पाइरोलेक्टोन क्या है पोटासियम एस्फेरिंग डायूरेटिक्स और फ्लुसोमाइड जो है वो है लूप डायूरेटिक्स। इसके अलावा क्या करते हैं कि नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में वो है कि जीआई ब्लीडिंग। जो जीआई ब्लीडिंग क्या होता है कि अमोनिया जो होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है और उसके बाद क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर होता है और उसके बाद जीआई ब्लीडिंग कराता है। उसके बाद है नेक्स्ट सिम्टोमेटिक सिम्टम्स जो है वो प्रोराइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रोराइटिस से क्या होता है कि ईचिंग होता है। ईचिंग क्योंकि ये भी क्या होता है कि जो नाइट्रोजिनस जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉडी में सभी जगह क्या होता है कि स्किन में एक्युमुलेट हो जाता है, स्किन में जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ईचिंग होता है। तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होगा कि उसमें ड्रग जो देंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग एजेंट देंगे जो कि आता है एंटी हिस्टामिन में लीवोसिट्रिजिन, जिससे क्या होगा कि ईचिंग कम होगा। उसके बाद कैल्सिट्रायोल देंगे। कैल्सिट्रायोल क्या होता है विटामिन डी का हार्मोनल फॉर्म होता है जो कि क्या करता है कि बॉडी में क्योंकि न्यूट्रिशन सही से ले नहीं रहा है पेशेंट, जिसके कारण क्या होता है कि इन सभी चीज़ों की कमी हो जाती है। उसके बाद जो है इसके अलावा आयरन फॉलिक एसिड भी देते हैं क्योंकि वो डाइट सही से मेंटेन ही नहीं कर रहा है। ये सब तो बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है। और इसका सबसे बड़ा जो है कि ये है कि डायलिसिस के बगैर ये इसका मतलब ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। ये सब जो है उसको रोकने के लिए है। डायलिसिस से क्या होगा कि
कुछ दिनों के लिए उसे राहत मिलेगा, अच्छा ट्रीटमेंट होगा। डायलिसिस से जितना भी उसके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिया क्रिएटिनिन है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट कराने में मदद होगा, जिससे क्या होगा कि उनको कुछ राहत मिलेगा। और परमानेंट जो इलाज है वो है रीनल ट्रांसप्लांट। परमानेंट इलाज क्या है? रीनल ट्रांसप्लांट। अगर आपकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है, एज है 20 साल और उसका रीनल फेलियर हो गया तो उस पर रीनल ट्रांसप्लांट बनता है। और डायलिसिस जो होते रहता है ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ओल्ड एज जो पेशेंट है उसमें रीनल ट्रांसप्लांट करा के क्या करना है, तो उस केस में क्या होता है कि डायलिसिस पे पेशेंट चलते रहता है, डायलिसिस कराते रहता है और चलते रहता है। और इसका परमानेंट जो इलाज है वो है रीनल ट्रांसप्लांट। और ये सब आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में जाना, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के बारे में जाना। तो आपने इस वीडियो में जाना है कि मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर, क्रोनिक किडनी डिजीज है उसका किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे और इसका परमानेंट इलाज क्या है। तो अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है, तो उसे भी प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।